वो जरा देख लो फास्ट, कौन सा क्वेश्चन है वो। कौन सा क्वेश्चन है बॉयज में, जल्दी बोलो फास्ट। दो थे ना वो, एसिटिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम एसीटेट और सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट लो पहले, क्या फॉर्मूला है, सोडियम फॉर्मेट और एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड CH, सोडियम फॉर्मेट लो HC डबल बॉन्ड ONA प्लस Cl, एसिटिल क्लोराइड Cl C डबल बॉन्ड O CH3 गिव्स राइज टू HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaCl। देखो अब इसके पास एक साइड में अपना फॉर्मिक एसिड का है और एक साइड में, तो क्या बोलेंगे फिर इसको, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड। अब दूसरा क्या करो, सेम इसी को ऐसे ही रहने दो, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और इधर ले लो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या रहेगा Cl C डबल बॉन्ड O C6H5 गिव्स राइज टू, बोलो HC डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस NaCl, नाम रहेगा इसका फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्या था, अब यहाँ पे सोडियम एसीटेट, तो CH3 C डबल बॉन्ड ONA, यहाँ पे रहेगा एसिटिल क्लोराइड Cl C डबल बॉन्ड O CH3 गिव्स राइज टू, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaCl, क्या नाम है इसका, एसिटिक अनहाइड्राइड, क्या नाम है एसिटिक अनहाइड्राइड। नेक्स्ट लो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर ONA प्लस क्या रहेगा Cl C डबल बॉन्ड O C6H5 गिव्स राइज टू CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस NaCl, क्या नाम रहेगा इसका, एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड। ये था फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, ये रहेगा एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड, है क्या बराबर, चार सबके है बराबर, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड, बाकी के तो सब सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। करनी क्या होमवर्क, और जो नहीं करे थोड़ा कर लो घर पे जाके। तो नेक्स्ट चैप्टर है अप्लाइड केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स हयाती तालेमात, बायोमोलिक्यूल्स
हयाती सालेमात, इंग्लिश वाले टेक्स्ट बुक साथ में रखना है। बायोमोलिक्यूल्स, हयाती सालेमात। तो ध्यान रखो, हयात लाइफ, जिंदगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो जिंदगी के लिए, जिंदगी की बका के लिए और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग थिंग्स कौन है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो देखो, दुनिया की तकरीबन हर चीज का केमिकल एनालिसिस हो चुका है। आज हर चीज की केमिकल कंपोजिशन, पीछे बॉयज में तकरीबन हर चीज की, दुनिया की हर चीज की केमिकल कंपोजिशन इंसान ने पता कर लिया है। यानी कि हर एक चीज की कीमिया एजर तरकीबी क्या है, पता है कि भी चॉकपीस किससे मिलके बना हुआ है, पता है कि सीमेंट किससे मिलके बना हुआ है, रेत किससे मिलके बनी, हर चीज की केमिकल एनालिसिस हो चुकी है। उसी तरह से क्या हुआ, बॉडी की भी, लिविंग बॉडी की भी एनालिसिस हुई। तो पता चला कि लिविंग बॉडी कई तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। लिविंग बॉडी का कोई भी सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो हमारी बॉडी कई मिलियन सेल्स से मिलके बनी हुई है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किए, लिविंग बॉडी का भी एनालिसिस करे। तो पता चला कि किसी भी लिविंग बॉडी दो तरह की है, प्लांट्स की और एनिमल की। तो पता चला कि लिविंग बॉडी भी कई तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, कई तरह के मॉलिक्यूल, और हर एक मॉलिक्यूल बॉडी के लिए, यानी कि लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, हयात के लिए जरूरी होता है। अब उसमें देखा गया कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, यानी कि कुछ सादा मुरक्कबात है और कुछ पेचीदा मुरक्कबात है, पेचीदा सालेमात है। तो सिंपल मॉलिक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सादा सालेमात और पेचीदा सालेमात। सादा सालेमात जैसे O2, H2O, ठीक है, O2, H2O, NaCl, KCl, ये तमाम क्या है? सादा सालेमात, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल। उसमें से भी आप देखो, सबसे इसेंशियल हमारे सादा मॉलिक्यूल कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन के बगैर हम कुछ ही मिनट जिंदा रह सकते हैं, कुछ ही मिनट। अगर हम नाक और मुंह दोनों बंद करके चेक कर लो कितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, कुछ ही मिनट। बहुत ज्यादा किसी ने प्रैक्टिस किया तो कुछ ज्यादा मिनट तक वो कर सकता है, लेकिन बाद में छोड़ना पड़ता, नहीं तो मर जाएगा इंसान। तो सबसे और अच्छी बात है और कि ऑक्सीजन फ्री मिलता है, जो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो फ्री है, उसके पैसे देने नहीं पड़ते। बिल आ रहा क्या भाई? ऑक्सीजन का बिल आ रहा क्या? महीने को नहीं आता। उसी तरीके से सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो है वाटर। वाटर ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है? पानी आता है। इंसान खाना खाए बगैर कुछ दिनों तक, महीनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बगैर पानी के चंद ही दिन जिंदा रह सकता है। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है। उसी तरह से कई तरह के बॉडी में सिंपल मॉलिक्यूल है। तो सिंपल मॉलिक्यूल कई बार हम पढ़ते रहते हैं, पानी के बारे में पता है भी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसलिए इस चैप्टर में हमको सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल बॉडी में है जो क्या होते हैं? कई तरह के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और एक स्पेसिफिक उनका अरेंजमेंट होता है, और वो मॉलिक्यूल भी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के बढ़ने के लिए, ठीक है, और पुराने सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो नए सेल बनने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर में सिर्फ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में हमको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अगर उन मॉलिक्यूल्स की अगर कमी हो जाए तब भी क्या हो जाएगा? बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटेनेंस रुक जाएगा बॉडी का। अगर से जख्म होता है तो जख्म नहीं भरेगा, अगर उन मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाए बॉडी बढ़ना, बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, तो सबसे
तो साइंटिस्ट ने क्या करे, पूरे मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस कर लिए, दो कैटेगरी में बांट दिए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में फिर क्लासिफिकेशन हुआ, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिले बॉडी में, तो कुछ जो मॉलिक्यूल थे उनको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया, ठीक है। कुछ जो मॉलिक्यूल थे उनको प्रोटीन्स का नाम दिया गया, ठीक है। कुछ जो मॉलिक्यूल थे वो लिपिड कहलाए, ठीक है, लिपिड कहलाए। कुछ जो मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड कहलाए, ठीक है। फिर प्रोटीन्स में सब डिवीजन हुआ, इंजाइम, ठीक है, एंड हार्मोन। तो इस चैप्टर में हमको बारी बारी से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, और न्यूक्लिक एसिड के, लिपिड के बारे में ज्यादा नहीं, पिछले सिलेबस में था लेकिन इस सिलेबस में नहीं। तो बायो से रिलेटेड चैप्टर है। लाइफ, जो मॉलिक्यूल बॉडी के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं, क्या कहलाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो पहले समझ लो, देखो बाद में शॉर्ट में लिखा दूंगा, जितना लिखाऊंगा उतना ही लिखना है एग्जाम में। सो कार्बोहाइड्रेट, तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। देखो ये जो नाम आया शुरुआती दौर में कार्बोहाइड्रेट, ये नाम आया हुआ है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट यानी कि भी वाटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन से पानी जुड़ा हुआ हो, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा गया था, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन के साथ पहले शुरुआती दौर में ये माना गया था कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन से पानी जुड़ा हुआ होता है। तो शुरुआती दौर में माना गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जो CH2O टेकन Y टाइम्स जनरल फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है, आम जाप्ता रखते हैं, CH2O Y टाइम्स, X नंबर के कार्बन के साथ Y नंबर के वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हों। मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12 और O6 है। अगर मैं 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से पानी बनाऊं तो कितने, 6 पानी के सालेमास बनेंगे। तो C6 क्या रहेगा, C6H2O टेकन 6 टाइम्स, यानी कि 6 कार्बन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं। उसी तरीके से ग्लूकोज, सुक्रोज की बात करेंगे। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22 और O11 है, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन, कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 11 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, बराबर। C12H22 O11, ठीक है, या फिर सुक्रोज का C12H22 O11, तो C12H2O टेकन 11 टाइम्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इस जनरल फॉर्मूले पे फिट बैठते हो, शुरुआती दौर में ऐसे कंपाउंड को क्या कहा गया, कार्बोहाइड्रेट कहा गया, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बाद में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिलने लगे जो कि इस डेफिनेशन पे बैठते हैं, इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बैठते हैं, लेकिन जो काम कार्बोहाइड्रेट का है बॉडी में ये वो काम नहीं करते हैं। देखो बता सकते हो कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C2H2O। अब यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। बैठ रहा है क्या फिट। देखो C2H2O ट्वाइस, ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, पढ़ चुके हम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान दो, सबसे जो मेजर रोल क्या है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बॉडी के लिए तवानाई मुहैया करते हैं। ध्यान रखो, बगैर तवानाई के कोई भी जिस्म काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमको थर्मोडायनेमिक्स देखना है, उसके अंदर डिटेल एनर्जी के बारे में आ जाएगा, तवानाई के बारे में डिटेल आएगा। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू डू वर्क विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कोई भी जिस्म बगैर तवानाई के, कोई भी मशीन बगैर तवानाई के काम नहीं कर सकता है। उसी तरह से इंसानी जिस्म भी एक मशीन, ये बगैर
कार्बोहाइड्रेट के काम नहीं कर सकती है। फैन भी एक मशीन है, बगैर इलेक्ट्रिक करंट के काम नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का फॉर्म है। हरी बात समझ में। तो उसी तरीके से बॉडी के अंदर जो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ये तमाम चीजों के लिए क्या लगती है? तवानाई लगती है, एनर्जी लगती है। ये एनर्जी आती कहाँ से? तो ये आती है कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। तो हम रोज जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के बायोमोलिक्यूल्स है जो बॉडी को लगते हैं, हम रोज खाते हैं। तो देखा गया कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद वो पूरे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं खाने में। तमाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, स्टमक हमारा जो मैदा है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद पूरे मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देता है। ठीक है, और जहाँ जिसकी जरूरत है उसको वहां पे पहुंचा देता है। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है 2-2.5 घंटे के बाद क्या होगा? अवेलेबल हो जाएगा फूड डाइजेस्ट होने के बाद, और वो तमाम कैन में मिक्स होगा, ब्लड में मिक्स होगा, और ब्लड क्या करेगा? पूरे कार्बोहाइड्रेट को ले जाकर बॉडी के तमाम सेल के अंदर पहुंचा देगा, तमाम सेल्स के अंदर। और जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस के जरिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, फिर खून के जरिए से हर एक सेल के अंदर पहुंचा दी जाती है। और जब वो सेल के अंदर पहुंचती है, वहां जाके मौजूद वो कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है, तकसीद का अमल करती है, यानी कि वो जलाती है। बर्निंग है वो, ऑक्सीजन के साथ तामुल, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि जलना। और जलने के बाद एटीपी के फॉर्म में और एडीपी के फॉर्म में, पहले को मालूम है, एटीपी और एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी के मॉलिक्यूल को इवॉल्व करता है। और उस रिएक्शन का एक बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तमाम जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होती है, और कलेक्ट होके फिर हम क्या करते हैं? हर सांस के साथ बाहर छोड़ते हैं। तो और वही सांस के साथ क्या हो रहा है? हर सांस के साथ कार्बोहाइड्रेट जल रहा है और उससे एनर्जी मिल रही है, और बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छी बात है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो एलिफेटिक है, यानी कि खुली जंजीर वाला है, एरोमेटिक नहीं है। और एलिफेटिक जो है वो नॉन सूटी फ्लेम से जलते हैं, बगैर धुएं के शोले से जलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड धुएंधार शोले के साथ जलते हैं। अगर अंदाजा लगाओ, अगर कार्बोहाइड्रेट या एरोमेटिक होता तो क्या होता? हर सांस के साथ क्या निकलता था? धुआं बाहर आता था। हर सांस के साथ धुआं बाहर आता था। अच्छी बात है कि वो एलिफेटिक है, इसलिए धुआं नहीं आता है हर सांस की कार्बन। तो हर सांस के साथ हम हमारे बॉडी का अंदर का क्या कर रहे हैं? सेल के अंदर का कार्बोहाइड्रेट जला रहे हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। और जैसा जैसा उसका अमाउंट कम होता जाएगा, वैसा वैसा हमारे बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। वही जो हमारी एनर्जी थी वो हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ, स्टार में निकलती है आवाज, निकलती है नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है बॉडी में खत्म होता है। 8 दिन खाना मत खाओ, 15 दिन खाना मत खाओ, हाथों का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। 1 महीना खाना मत खाओ, दिखना भी बंद हो जाता है। हरी बात दिखना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए क्या लग रहा है? कार्बोहाइड्रेट लग रहा है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बॉडी की अगर से एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो हमको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा बॉडी में साथ। तो हम जब दौड़ते हैं तो बॉडी ज्यादा वर्क कर रही है, हमको क्या हो रहा है? ज्यादा एटीपी की जरूरत लग रही है, तो हमारी क्या होता है? ज्यादा एनर्जी लगती है, और हम ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी हमको मिल सके और हम भाग सके। एनर्जी खत्म हो जाएगी तो धड़ाम से हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और ये बात समझ में। तो उसी तरीके से ग्लूकॉन डी हम भी देखो बॉडी में जब हम फूड खा रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूरा जुड़े हुए हैं सब मॉलिक्यूल, वो 2.5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर से इंस्टेंट एनर्जी होना, छट से एनर्जी होना अपने को, तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकॉन डी पीते हैं। तो ग्लूकॉन डी डायरेक्ट ग्लूकोज है भाई, C6H12O6, वो किसी के साथ जुड़ा नहीं है, डायरेक्ट शुगर है। वो जैसे ही स्टमक में जाता है फटाक से स्टमक क्या करता है? उसको लेके डायरेक्ट ब्लड में फेंकता है, और बहुत हो गया तो 5 मिनट के अंदर हमको क्या होता है? एनर्जी मिल जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर बॉडी की लेवल एनर्जी बहुत कम हो गया है, देखो अगर शुगर नहीं मिलने लगा तो क्या होता है? सांस भी क्या होता है? देर से चलती है। देखे होंगे इफ्तार के टाइम पे सांस भी देर से चलेगी। तो एनर्जी नहीं है बॉडी में, बर्न करने के वास्ते कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और
ब्लड में शुगर बिल्कुल ही कम हो गया तो इंसान डायरेक्ट मर जाता है, ठीक है। पूरा लेवल डाउन हो गया अगर तो बहुत खतरनाक है। शुगर अगर बढ़ता है तो उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन शुगर अगर डाउन होता है तो वो डेंजर काम, ठीक है, उसको बढ़ाना बहुत जल्दी पड़ता है, वो डायरेक्ट इंसान मर जाता है। तो उसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, लूज मोशन पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो तब क्या करता है, डायरेक्ट इंट्रावेनस, इंट्रावेनस डायरेक्ट हमारा जो ग्लूकोज रहता वो डायरेक्ट क्या में दिया जाता है, ब्लड में, वेंस में डायरेक्ट घुसा देते। तो झट से अब वो डायरेक्ट ब्लड में आ गया, पहले स्टमक में जा रहा, स्टमक से ब्लड में जा रहा, सब सेल में पहुंचेगा और अवेलेबल होगा। लेकिन अगर चेक हमने इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दी, ग्लूकोज जब चढ़ा तो कभी चढ़ा कि नहीं ग्लूकोज, देखो कैसा उससे अच्छा मालूम होता, अंदर उतरते अच्छा मालूम होता। तो क्या होता कि डायरेक्ट ब्लड में जा रहा हो, और डायरेक्ट ब्लड में जाते ही क्या होता, डायरेक्ट ब्लड क्या करता है, उसकी सेल में फेंकता, और जब का जब एनर्जी अवेलेबल होती है। तो अगर बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या खाओ, कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पे सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज। क्लियर होगी बात। तो शुरुआती दौर में डेफिनेशन आया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल जो CH2O टेकन Y टाइम्स वाला फॉर्मूला रखते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो ये फॉर्मूले में फिट होते हैं, लेकिन बॉडी को कोई एनर्जी एसिटिक एसिड के साथ मिली नहीं, कहीं एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाती। अब उसी तरीके से क्या देखा गया, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी मिले जो ये फॉर्मूले पे फिट नहीं होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि रैमनोज। रैमनोज का फॉर्मूला है 6,6,H12O5 है, बैठेगा क्या फॉर्मूले पे, नहीं बैठता है, रैमनोज कहते हैं उसको। तो इसीलिए ये डेफिनेशन को बदल दिया गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है वो है कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और दो कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, those compounds which on hydrolysis produces, which on hydrolysis produces such unit, such unit, कौन से यूनिट, ये यूनिट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। देखो फाइनल जो डेफिनेशन बना कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सालिमात होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या ऐसे मुरक्कबात जिनकी आबपाशीदी करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या दोनों मिलते हैं। और एक बार सुनो, पॉलीहाइड्रोक्सी, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और दोज कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और बोथ ऐसे सालिमात जिनमें पॉली, पॉली यानी कि दो से ज्यादा क्या होना भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप होना, या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना और साथ में कीटोनिक ग्रुप होना, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनको पानी से तोड़ने के बाद, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, वाटर से ब्रेक करना, ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है या दोनों होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दिया गया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, C12H22O11, तो तमाम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, तमाम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तमाम कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज, सेलुलोज यानी कि कॉटन, कॉटन भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च यानी कि जो आलू में होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर सकता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट को हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्च हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर, आलू खाए तो हजम हो जाता, वो कार्बोहाइड्रेट है। कपास खाए तो हजम होती है,
नहीं, कपास क्या होती है? कपास भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, कपास भी कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो। हाँ, जानवर इसको हजम कर सकते हैं, जानवर खा लेगा ना भाई, कपास खा सकते हैं जानवर, वो हजम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी इसको हजम नहीं करती। तो राइट डाउन साइड हेडिंग फास्ट, कार्बोहाइड्रेट। चलो, कार्बोहाइड्रेट, साइड हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। चलो जल्दी, कार्बोहाइड्रेट। नहीं जरूरत नहीं, दिखा रहा हूँ, डेफिनेशन में आ जाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट आर, कार्बोहाइड्रेट आर, देखो इस वाले कल से सबके पास टेक्स्ट होना, बड़ा टेक्स्ट क्या ना निकल। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन और compounds which gives rise to, or compounds which gives rise to such units, or compounds which gives rise to such units on hydrolysis, on hydrolysis। एक बार सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड which gives rise to, which gives rise to such units, which gives rise to such units on hydrolysis। For example, glucose, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ब्रैकेट में लिखो शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ब्रैकेट में लिखो शुगर, कॉमा सुक्रोज, सुक्रोज, स्टार्च, स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। Carbohydrates are also called, carbohydrates are also called saccharides, carbohydrates are also called saccharides, carbohydrates are also called saccharides। ये देखो यहाँ पे सैकराइड, उर्दू वाले को कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन या ऐसे मुरक्कबात, या ऐसे मुरक्कबात जो आब पाशीदगी पर, ऐसे मुरक्कबात जो आब पाशीदगी पर, आब पाशीदगी पर ये इकाइयां देते हैं, ये इकाइयां देते हैं, ये इकाइयां देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ये इकाइयां देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है। मसलन कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है, मसलन ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ब्लैक में लिखो शक्कर, सुक्रोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह। देखो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ब, समझ लो पहले, बाद में शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ, कई तरह के भी मॉलिक्यूल मिलते गए बॉडी के अंदर, नेचर के अंदर, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड था या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन था, या जिनके हाइड्रोलाइसिस पे इस तरह के मुरक्कबात मिल रहे थे। तो अब एक साथ इतने सारों को पढ़ना मुश्किल था, पढ़ने के लिए, आस्ते के लिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ बुनियाद बनाना पड़ता, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए कोई ना कोई बेसिस लगता। तो फिर कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इनके आप पाशिदगी के बर्ताव के मुताबिक, आप पाशिदगी के बर्ताव के मुताबिक इनका क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो क्या पता चला कि कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है उनको पानी से तोड़ा ही नहीं जा सकता है, यानी कि जिनका हाइड्रोलाइसिस मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये एकदम सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता है। तो देखो टोटल जो क्लासिफिकेशन हुआ वो 3 क्लासेस में होगा, 3 क्लासेस, ठीक है। पहला है मोनोसैकेराइड, पहला है मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। देखो ये जो क्लासिफिकेशन का बुनियाद क्या है, ये क्लासिफिकेशन का बुनियाद है हाइड्रोलाइसिस, आप पाशिदगी पे इनका बर्ताव क्या है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट लिए, तो उनके अंदर डाइल्यूट एसिड डाले, डाइल्यूट एसिड हम हाइड्रोलाइसिस के यूज करते हैं, उनके टुकड़े नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा गया, मोनोसैकेराइड। those carbohydrates which cannot be hydrolyzed, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी आप पाशिदगी मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है ये बेसिक यूनिट्स हैं, ये बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, बुनियादी इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, बेसिक यूनिट है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस मुमकिन नहीं था उनकी क्लास बन गई कौन सी, मोनोसैकेराइड। So what are monosaccharide? Those carbohydrates which cannot be hydrolyzed are called monosaccharide। बस इतना ही लिखना है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी आप पाशिदगी मुमकिन नहीं है ये मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। बैठो, कल का होमवर्क है क्या, कुछ जल्दी करो। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जल्दी पढ़ो फास्ट। देखो बेसिक यूनिट जिनके आप पाशिदगी मुमकिन नहीं है, मिसाल सुन लो, इसकी मिसाल है एग्जाम्पल्स है इसके अपना ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये बुनियादी इकाई होती है, इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस मुमकिन नहीं है, इनको आप वाटर डाइल्यूट एसिड डाल के तोड़ नहीं सकते हो और टुकड़े नहीं कर सकते हो, ये सबसे छोटे बुनियादी इकाइयां हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। अब व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड, दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड and on hydrolysis use 2 to 10 monosaccharide unit, 2 to 10 monosaccharide unit। देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी आप पाशिदगी मुमकिन है, जिनको डाइल्यूट एसिड से तोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ने पर वो 2 का 10 मोनोसैकेराइड के टुकड़े देते हैं। तो टुकड़े हो सकते हैं, मगर टुकड़े कितने मिलेंगे, या तो 2 मिलेंगे या तो 3 मिलेंगे, तोड़ने के बाद की बात चल रही है। हाइड्रोलाइसिस पे या तो 2 मिलेंगे या तो 3 मिलेंगे, कहां तक मिलेंगे, 10 तक मिलेंगे। 10 तक जो कार्बोहाइड्रेट
टुकड़े देते हैं हाइड्रोलाइसिस होने के बाद। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को किस क्लास में रखा गया है? ओलिगोसैकेराइड। So what are oligosaccharides? Oligosaccharides are those carbohydrates which can be hydrolyzed, and on hydrolysis they produces 2 to 10 monosaccharide units are called as oligosaccharides. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी आप पाचीदगी मुमकिन है और आप पाचीदगी पर वो 2 का 10 मोनोसेक्राइड इकाइयां देते हैं, इन्हें क्या कहा गया है? ओलिगोसैकेराइड कहा गया है। ओलिगोसैकेराइड। अब फिर से उनका फर्दर सब क्लासिफिकेशन हुआ डाइसैकेराइड में। किसमें? डाइसैकेराइड, 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 ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। उसके आगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, अप टू डे का अपने को जाने का नहीं है, वहां तक कहां तक जाने का है? सिर्फ डाई, ट्राई और टेट्रा। सो व्हाट आर डाइसैकेराइड? Those oligosaccharides on hydrolysis which produces only 2 monosaccharide units are called डाइसैकेराइड। ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो आप पाचीदगी से सिर्फ दो मोनोसेक्राइड की इकाइयां देते हैं, क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है इसका भी अपनी गन्ने की शक्कर, दैट इज सुक्रोज, ठीक, सुक्रोज। उसी तरह है माल्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, मिल्क में पाया जाने वाला, मिल्क शुगर कहते हैं, लैक्टोज दूध में होता है, ठीक है। उसी तरह से ट्राइसैकेराइड। व्हाट आर ट्राइसैकेराइड? दोज ओलिगोसैकेराइड which on hydrolysis produces how many? 3 monosaccharide units। कितने? 3 monosaccharide unit देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ट्राइसैकेराइड कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल क्या है? देखो, रैफिनोज। एग्जाम्पल क्या है इसकी? रैफिनोज, ठीक है, रैफिनोज, रैफिनोज। देन व्हाट आर टेट्रासैकेराइड? दोज ओलिगोसैकेराइड which on hydrolysis produces 4 monosaccharide unit। ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनकी आप पाचीदगी पर 4 मोनोसेक्राइड इकाइयां हासिल होती हैं, उन्हें टेट्रासैकेराइड कहा जाता है। एग्जाम्पल है स्टैच्यूज। क्या नाम है? स्टैच्यूज। एग्जाम्पल है स्टैच्यूज। स्टैच्यूज को अगर तोड़े तो कितने टुकड़े होते हैं? 4 टुकड़े होते हैं, मोनोसेक्राइड के 4 टुकड़े होते हैं। क्लियर हो गया क्या? व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड? Last, that is polysaccharide. So what are polysaccharides? Those carbohydrates which on hydrolysis produces large number of monosaccharide units। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी आप पाचीदगी पर कई मोनोसेक्राइड इकाइयां हासिल होती हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? पॉली मत नहीं, बहुत सारे पॉलीसेक्राइड, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, कॉटन का केमिकल नेम है सेलुलोज, और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ये तमाम क्या है भाई? पॉलीसेक्राइड है, दे आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड जिनका आप पाचीदगी मुमकिन नहीं है, तो फिर से देखा गया कि ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं, पता चला कि इनके अंदर या तो अल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटोन। शुरू में डेफिनेशन में बोले थे अपन ने कि भाई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये तरह के मरकबात देना। तो फिर देखा गया कि जो मोनोसेक्राइड यूनिट है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। इसलिए मोनोसेक्राइड जिनकी आप पाचीदगी मुमकिन नहीं है, फिर से उनको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। पहली क्लास का नाम रखा गया अल्डोजेस और दूसरी क्लास का नाम रखा गया कीटोजेस। अब अल्डोजेस जिनमें क्या पाया जाएगा? अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा। कीटोजेस जिनमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाएगा। तो जो मोनोसेक्राइड होंगे जिनकी टुकड़े नहीं हो सकते और अल्डिहाइड ग्रुप अल्डोजेस, और जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उनको कीटोजेस कहेंगे। अब फिर से देखा गया कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में हो सकता है इनके 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो सकते हैं या फिर 6 कार्बन हो सकते हैं। फिर से फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोनोसेक्राइड यूनिट, दैट इज अल्डोट्रायोज, अल्डोट्रायोज,
ट्रायोज, देन अल्डो टेट्रोज, अल्डो टेट्रोज, देन अल्डो पेंटोज। ये देखो कार्बन, अगर 3 कार्बन रहेंगे तो ये कहना आएगा अल्डो ट्रायोज और अल्डिहाइड ग्रुप, और अल्डो पेंटोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो पेंटोज, और अल्डो हेक्सोज, अल्डो हेक्सोज। देखो अल्डो हेक्सोज का एग्जांपल है अपना ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो ये अपना ग्लूकोज हुआ। उसी तरीके से अगर 3 कार्बन है और कीटानिक ग्रुप है तो क्या होगा, ये कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, देन कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एंड कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। देखो कीटो हेक्सोज का एग्जांपल है फ्रुक्टोज, कौन सा एग्जांपल है, C6H12O6, ये है फ्रुक्टोज। देखो फ्रुक्टोज है और ये है ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, एक के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए इनको क्या गया था फंक्शनल आइसोमर, यानी कि तफाइली हम तरकीब है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो अपने को डिटेल पढ़ना है, देखो मोनोसेकेराइड में अपने को डिटेल पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में और थोड़ा सा पढ़ना है फ्रुक्टोज के बारे में। तो याद रखना कि ग्लूकोज ये अल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज क्या है, अल्डोहेक्सोज है। क्यों अल्डो है, अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल्डो है, हेक्सोज क्यों है, 6 कार्बन है इसलिए। तो फिर आप बोले, आपको कहा जाए कि भाई ग्लूकोज किस कैटेगरी में आएगा, तो ग्लूकोज आता है अल्डो हेक्सोज में आता है, अल्डो हेक्सोज। अल्डो क्यों, अल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज क्यों, 6 कार्बन है, फिर ये मोनोसेकेराइड है, यानी कि उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है, और वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि वो पॉलीहाइड्रोक्सी है इस वजह से, और बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो आपको पूछा जाएगा फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज कीटो हेक्सोज है। कीटो क्यों, कीटोनिक ग्रुप, कीटो क्यों, कीटोनिक ग्रुप, हेक्सोज क्यों, 6 कार्बन, 6 कार्बन है, ठीक है। और मोनोसेकेराइड क्यों, उसकी अपचिदगी नहीं हो सकती, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट क्यों, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है इसलिए। क्लियर हो गया है क्या, चलो जल्दी से ये चार्ट बना लेना, सभी बना लो, उर्दू इंग्लिश सभी बना लो, जल्दी आओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, इनमें 4-5 पॉइंट अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन आर सिमिलर टू दी ऑफ एल्केन। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी अल्काइन की तरह जैसे जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा,
एक दूसरे में अच्छे से बैठते हैं, ठीक है, अच्छे से बैठेंगे तो ज्यादा रहेंगे, लेकिन अगर उसमें ब्रांचिंग आ जाए, ब्रांचेस, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, अच्छे से फिट नहीं रहता है। हमने दोनों को साथ में करा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा दूसरे को छोड़ के, तो कम एनर्जी में क्या होता है, छूट जाते हैं और उनका लेकिन अब इनको छोड़ा क्या होता है, एनर्जी लगती है, तो जितना उतना मुश्किल रहेगा, और अगर ब्रांचिंग है एक दूसरे मॉलिक्यूल ज्यादा टच नहीं होता, कम होगी, तो जल्दी छूट जाता है। तो क्या होता है बढ़ेगा, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ेगी, घटेगा, तो ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। They are less dense than water, यानी कि ये पानी की कम मैं अगर वाटर में ये पानी के ऊपर क्या होगा, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी के मुकाबले में वो पानी से ज्यादा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पानी में क्या होता है, नीचे जाके बैठता है। तो जिस तरह से आपने पेट्रोल वगैरह देखे होंगे पानी में डालते हैं, तो क्या होगा, ऊपर तैरता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्का होता है। अगर कोई जेल करोगे पानी, तो क्या होता है, नीचे जाके बैठता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। They are insoluble in water and quite soluble in this polar organic solvent like ether, benzene, carbon tetrachloride, यानी कि ये पानी में हल नहीं होते हैं। अल्काइन को पानी में डालते हैं, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होंगे, ये ऊपर सतह बनाकर तैरते रहेंगे, और पानी से आगे ये पानी के साथ नहीं रहता। इससे पहले आपको डिग्री बता चुका हूँ, कभी भी सोल्यूट सॉल्वेंट कब होता है, जब सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में एडिशन होती है। तो मैंने इससे पहले बताया, आप जैसे सोडियम क्लोराइड पानी में डालते हैं तो क्या होता है, सोडियम आयन हो जाता है, यानी प्लस के फॉर्म में, और 6 साइड से वाटर के मॉलिक्यूल, तो वाटर पे कहता है पार्शियल मॉलिक्यूल। तो अब 6 साइड से क्या करते हैं, वाटर को ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन एटम इसको खींचते, क्लोरीन को खींचते, ठीक है, तो आप पानी में नजर आए तो अपने को नमक का भी हाथ पानी में डालेगा, पूरे तो आया उसके काम पानी में दिखा गया, लेकिन फिर पानी को वहां पर आके उड़ा, इसलिए जितना दोबारा मिल जाता, हरी दोबारा मिल जाता। इसका मतलब है कोई चीज हल हो रही है, तब क्या होगा, जो चीज हल कर रहे हैं उसको आप सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें हल कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में अगर कोशिश होगी तभी वो हल नहीं होगा, लेकिन ऐसे कहेंगे कि अपना अल्काइन को पानी में डाल, तो पानी उसके साथ कोई कोशिश होगी क्या, नहीं होगी, इसके बाद उसी का पानी में लेने की और कुछ चीज उसको नहीं खाएंगे, तो कोई फोर्स डेवलप नहीं होता है। तो आपने कहा कि कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए कैसे रहेंगे, नहीं होंगे। अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लगाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें आसानी से हो जाएगा, अलग नजर नहीं आएगी। The melting point is for qualified analyze in
चीज है, ये इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास पे होती है। जैसा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उसका बढ़ जाएगा। मिसाल मेरे पास है एक बीकर में इथाइन और दूसरे बीकर में प्रोपाइन, ठीक है। कई मॉलिक्यूल के हुए कई मॉलिक्यूल है प्रोपाइन के, मैंने दो अलग अलग दोनों को मैं गरम करता हूँ। तो बताओ कौन जल्दी वेपर को उड़ेगा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी उड़ेगा, और कौन इसमें अभी तो ये दोनों कम से छोटे कम से